अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ तहरीक इंसाफ मसाइल का सामना कर रही है, मुसलसल मुतनाज़ अदालती फैसलों का सामना कर रही है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में मुसलसल इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मामला हो या कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर का, दोनों ही मामलात में पार्टी में इख्तलाफ और कन्फ्यूजन वाज़ेह है। आज इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने हिदायत की है कि PTI कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाए। इसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से इमरान खान ने कहा कि उनकी राय है कि इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, मगर आज पॉलिटिकल कमेटी का इजलास बुलाएं, अपनी राय दें और कल मुझे आकर बताएं, फाइनल फैसला मैं करूँगा। इमरान खान ने डायरेक्शन भेज दी है पार्टी को। उन्होंने कहा जितनी भी कमेटीज़ हैं नेशनल असम्बली की, PTI फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिज़ाइन कर दे। ये उनकी आज की इंस्ट्रक्शंस थी अपनी वो पार्टी के लिए। इमरान खान ने अपना राय दी, हमें ये इलेक्शन लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने पार्टी का मौक़िफ़ दिया। उसके बाद इमरान खान ने कहा आज फिर आप एक मीटिंग करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करें कि ये मेरा मौक़िफ़ है और अगर उसकी कोई सजेशंस हैं वो आज रात को डिस्कस करके फैसला करके कल आप मेरे पास लेकर आएं, मैं फाइनल फैसला करूंगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरे इस्तीफे पर इमरान खान नहीं माने और उनकी खुसूसी हिदायत की रोशनी में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से आज फिर सियासी कमेटी का इजलास होगा। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी और उसमें फैसला किया। अपोजिशन लीडर के बारे में बताइएगा ज़रा कि उन्होंने क्या नाम दिया। अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ही हैं। वो अपने मुकदमात लड़ रहे हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने हैं। तमाम कानूनी जो इम्कानात हैं वो उनको पूरा करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौमी असम्बली के लिए नाम जो खान साहब ने आज दोहराया है वो महमूद खान अशरकज़ई साहब का है। बाकी बात जो है वो बाद में। और फिर पार्टी के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने एक्स पर पोस्ट किया कि 9 बजे इजलास बुला लिया गया है, यानी इजलास हो रहा है, मगर उन्होंने साथ में ये कहा कि मेरी पोजीशन यही है जो पहले थी कि मैं समझता हूं कि हमें इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इससे पहले 2 अगस्त को और फिर 6 अगस्त को इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया था कि पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। फिर 22 अगस्त को पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला हुआ और ज़राए के मुताबिक 13 अराकीन ने इंतखाबात लड़ने के हक़ में और 9 अराकीन ने मुखालफत में राय दी। और फिर नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की खबर के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले पर ही सलमान अकरम राजा और अलीमा खान में बहस हुई और फिर सलमान अकरम राजा ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। मगर आम बात यह है कि आज मुलाकात से पहले भी अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहन उज़मा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने बहुत वजाहत के साथ बार बार ये बात कही थी कि इलेक्शन नहीं लड़ना, बॉयकॉट करना है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने से पार्टी को नुकसान होगा और ये जो नाजायज़ फैसले कर रहे हैं उसको जवाब मिल जाएगा। आखिरी जो हमारी फैमिली की मुलाकात में नहीं थी, उन्होंने बार बार एक ही बात कही थी कि इलेक्शन नहीं लड़ना, बॉयकॉट इसलिए करना है क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान होगा, हकीकी आज़ादी को नुकसान होगा और डिस्क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं कि तो उसको लेजिटिमाइज कर देंगे, उसको जायज़ कर देंगे। आज अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की भी समाअत हुई। इमरान खान की तीनों बहनों बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर अली जफ़र, सलमान अकरम राजा, उस्मान गिल और नईम पंजोदा को भी समाअत में शरीक होने की इजाज़त दी गई। समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। नैब के एडिशनल डायरेक्टर आफ्ताब हुसैन पर इमरान खान के वकील कौसीन फैसल ने जिरा मुकम्मल कर ली और 12वीं गवाह कस्टम अप्रेजर राबिया समद का बयान भी कलमबंद किया गया। मजमूई तौर पर अब तक 12 गवाहान की शहादत कलमबंद हो चुकी है और 11 गवाहों पर जिरा का अमल मुकम्मल हो चुका है। मुकदमे की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और कल अदालत ने गवाह सना जावेद को तलब किया है। आज अडियाला जेल में गैर मामूली सूरत हाल रही। तमाम मरकजी रहनुमाओं को जेल में जाने दिया गया। इसके अलावा PTI के कारकुन भी बड़ी तादाद में अडियाला के बाहर जमा हुए। बात करेंगे, हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार मौजूद हैं। साफ में क्या हो रहा है बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद है। शब्बीर डार, पहले आप बताइएगा आपके लिए भी ज़रा डिफरेंट सूरत हाल थी, रहनुमाओं को जाने दिया गया, सलमान अकरम राजा हो, बैरिस्टर गौहर हो, उनकी मुलाकात भी हो गई। आज ज़रा मुख्तलिफ माहौल था, लोगों को आगे तक भी आने दिया गया।
जी शाजिब साहब, बिल्कुल आज जो सूरत हाल थी वो अनयूजुअल थी। मजमूई तौर पर अडियाला जेल के बाहर और अंदर जो है वो सूरत हाल किसी हद तक खुशगवार थी और पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद में आए थे। अडियाला जेल के बाहर चहल पहल थी कारकुनान की, और चूँकि आज तीनों बहनें इमरान खान साहब की आई थी, इसके अलावा पार्टी रहनुमा भी आए थे, तो आज किसी को रोका नहीं गया। हालांकि गुज़श्ता कुछ महीनों में हमने देखा, आपने भी देखा कि हलीमा खान रात देर तक जो है एहतजाजन अडियाला जेल के बाहर बैठी रही, लेकिन आज ऐसी सूरत हाल नहीं थी। आज तीनों बहनों को मुलाकात भी दी गई। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर अली ज़फ़र और नईम हैदर पंजोता, बाकी जो 5-6 वकला जो केस में जो है केस प्लीड कर रहे हैं, उनको भी इजाज़त दी गई। और कमरा अदालत में भी जो माहौल था वो बड़ा खुशगवार था, क्योंकि आज बड़ी तादाद में जो है लोग अंदर गए और इमरान खान साहब मुसलसल जो है अपने रहनुमाओं और अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन में मसरूफ़ रहे। रिपोर्टर्स से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि आज ज़्यादा लोग अंदर गए थे, ज़्यादा लोगों को मुलाकात की इजाज़त दी गई, लिहाजा उनका ज़्यादा टाइम जो है अपनी फैमिली और वकला के साथ ही गुजरा है। और कमरा अदालत में भी कोई आज रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। जिस तरह मामूल के मुताबिक इमरान खान साहब अपने फैमिली कॉर्नर तक महदूद होते हैं या रोस्टम तक महदूद होते हैं, आज वो कमरा अदालत से बाहर एक लॉन है छोटा सा, उसमें भी 2 मरतबा आए। बुशरा बीबी भी बाहर 2 मरतबा आई। तो ओवरऑल एक जो एनवायरनमेंट थी वो बहुत अच्छी थी, खुशगवार थी, और इमरान खान साहब भी इस पर खुश थे और उनकी फैमिली भी खुश थी। लेकिन जो अंदर डिस्कशन हुई है पार्टी रहनुमाओं से, ख़ास तौर पर बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा और अली ज़फ़र से, उसकी जो मालूमात हम तक पहुँची है उसमें इमरान खान साहब ने 2-3 फ़ैसले सुनाए। एक तो अलामा राजा नासिर अब्बास को उन्होंने सेनेट में अपोजिशन लीडर नॉमिनेट किया है। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई का भी उन्होंने दोबारा नाम लिया है कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए। इसी के साथ उन्होंने जो ज़िमनी इंतखाबात का तनाज़ा चल रहा है उस पर उन्होंने क्लियर मौक़िफ़ दिया है कि मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि जो इंतखाबात में अगर हम जाते हैं तो हम इन ज़िमनी इंतखाबात को लेजिटिमाइज़ करेंगे। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इससे पार्टी का उल्टा नुकसान ही है। और आप हैदर शाह जी, आप बताइएगा पार्टी के अंदर के ज़राए क्या कह रहे हैं? अब क्या आज़म सवाती माइनस हो गए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब आगे आ गए, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में है उसके लिए अचकज़ई साहब ही होंगे, क्योंकि पार्टी कभी कुछ बयान देती है कभी कुछ बयान देती है? पार्टी के ज़राए आपको क्या बता रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये बता रहे हैं कि कानूनी मामलात को देखते हुए अगर शिबली फराज और उमर अयूब नहीं रहते तो उनके बजाय महमूद खान अचकज़ई, और अब चूँकि अल्लामा नासिर अब्बास का नाम आया है तो ये दोनों होंगे। इन दोनों के नाम के हवाले से याद रहे कि जो तोशा खाना की समात इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते हुई थी, चंद दिन कबल हुई थी, क्योंकि दरमियान में एक वक्फा हो गया था, तो उस समात के मौका पर बानी पीटीआई ने पहले ही से ये फैसले किए थे और इस हवाले से मुशावरत उनके साथ हुई थी, जिनके बारे में ये मामलात सियासी कमेटी के सामने रखे गए। तो ये बानी पीटीआई हर मुलाकात में अगले चंद माह के हवाले से फैसले करते नज़र आ रहे हैं, और पार्टी के अंदर से ही ये हमें बताया गया है कि बानी पीटीआई ने मुलाकातें ना होने की वजह से पहले ही से पार्टी अरकान को कहा था कि पार्टी के अंदर पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमा 9 मई के केसेस में इस वक्त शामिल तफ्तीश हैं या मुकदमात चल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि 9 मई की वजह से इन सब अफराद को सजाएं हो जाएं और दोबारा हमें किसी नए अपोजिशन लीडर की तरफ जाना पड़े। इस नुक्ते को देखते हुए महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास का नाम फाइनल किया गया। इस दौरान आज़म सवाती का नाम भी दरमियान में आ गया था, और आज़म सवाती का नाम ले जाने वाले पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने उनके हवाले से दावा किया है कि आज़म सवाती के पर सियासी कमेटी या मरकज़ी जो कोर कमेटी या दीगर पार्लिमानी कमेटी अरकान हैं उनसे कोई मुशावरत नहीं हुई थी। तो ये मुशावरत के बगैर नाम हुआ था, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से जो नाम आ रहे हैं इससे पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा ये समझते हैं कि बानी पीटीआई कुछ अचीव करने के लिए सियासी तौर पर इस तरह के फैसले कर रहे हैं ताकि महमूद खान अचकज़ई के सियासी रवाबित को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, नायब सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़
आईन पाकिस्तान, जिसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे हैं। मुसलमान अस्कोर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तजवीज़ आपकी थी जब आ रहा था कि PTI बॉयकॉट करेगी, इमरान खान साहब की तरफ से बयान सामने आया था कि जी कोई बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, बेशक हारें, बेशक धांधली हो, मगर कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें आप अपने वर्कर को मोबिलाइज करें, आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का मौका मिले। आपकी तजवीज़ पर कोई झगड़ा ही पड़ गया तहरीक इंसाफ में, अब भी फैसला नहीं हो रहा है और अब भी इमरान खान साहब ने कहा पॉलिटिकल कमेटी पहले फैसला, मगर मेरे पास आके फैसला होगा। उनकी बहनें कह रही हैं कि ये लेजिटिमाइज करने के बराबर होगा जो फैसले हमारे खिलाफ आ रहे हैं। इमरान खान साहब की राय है। जी, जहां तक शाज़िब भाई इस आर्गुमेंट का ताल्लुक है लेजिटिमाइज करने वाले का, तो हम एक इखलाकी हैसियत का तकाजा कर रहे हैं या उस हुकूमत से इखलाकियात का मुजाहरा करने का सोच रहे हैं जिसने 8 फरवरी के इलेक्शंस के नतीजे में खुलकर फॉर्म 47 का भरपूर इस्तेमाल किया, जिन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बदल दिए ताकि इलेक्शन पिटिशंस का फैसला ना हो सके, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम लोगों को अगवा करके, मेंबरान को अगवा करके पास करा ली, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के ऊपर कब्जा कर लिया जो उनकी सिरे से थी ही नहीं। हम एक ऐसी हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके नजदीक इखलाकियात की, लेजिटिमेसी की कोई हैसियत ही नहीं है। तो इस माहौल में जहां पर जबर बहुत ज्यादा हो, अगर वहां पर स्पेस छोड़ी जाएगी तो वो उनको तो कोई शर्म नहीं आएगी, वो तो इन सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शंस भी कराएंगे, भले तहरीके इंसाफ कंटेस्ट करे ना करे, और बड़ी ढिठाई से वहां पर बैठे भी रहेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि सियासी तौर पे भी और जो जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उन हालात में कोई मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल ये तो हमारी एक राय है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की जो आखिरी दफ़ा बात हुई है अचकज़ई साहब के साथ, आप राब्ते में होते हैं, कभी नाम आ जाता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन वो होंगे, सलमान अकबर राजा साहब खुद कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है, फिर बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिर सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं वो तो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम बात हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर आज पार्टी की तरफ से आ रहा है कि आज़म सवाती साहब की जगह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो सकते हैं, जो कि हमारे रिपोर्टर्स बता रहे ज़राए से, और महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में होंगे। आप इस अपने प्लेटफॉर्म से सारी सूरत-हाल को कैसे ले रहे हैं? हमारे प्लेटफॉर्म से हमारी तो यही सोच है कि कौमी डायलॉग होना चाहिए, एक नेशनल डायलॉग जिसकी बात वजीर आजम भी कर चुके हैं, और तमाम सियासी फरीक इस वक्त ये समझते हैं कि जिस नहज पर मुल्क खड़ा है, जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है, जो सियासी माहौल अबतर से अबतर होता जा रहा है, जिसका कोई एंड इन साइट नहीं है, तो इसके लिए एक नेशनल डायलॉग तो करना पड़ेगा। और वो नेशनल डायलॉग करने के लिए मेरे ख्याल से महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब, ये वो लोग हैं, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का वो प्लेटफॉर्म है जो लोगों के साथ गुफ्तगू कर सकता है, सियासतदानों को किसी बात पर लेकर आ सकता है कि हमें कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय करने पड़ेंगे। ये इस तरह नहीं चल सकता कि 2018 के अंदर जो कुछ हुआ, फिर 2024 के अंदर जो कुछ हुआ, ये अब मजीद इसको चलाना मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो यानी साहब, आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप इस मूव को, अगर ये होता है कि अचकज़ई साहब कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट में हो, आप इस मूव को एक डायलॉग की ओपनिंग के तौर पर देखते हैं कि इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी ये लगती है कि जी कम से कम एक कौमी डायलॉग का रास्ता खुले? जी, इमरान खान साहब ने, उनकी आज से 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक ट्वीट देखी थी जब हमारी APC हुई थी और अपोजिशन की जमातों को हमने दावत दी, वो सारे आए, और उसके बाद उन्होंने जब कौमी डायलॉग की बात की अपने एलामिये में, इसको इमरान खान साहब ने भी अप्रिशिएट किया। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी जो पोजीशन थी उसके अंदर एक काफी बड़ी तब्दीली है, जिसमें वो दूसरे पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ इस प्लेटफॉर्म से इंगेज करने के ख्वाह हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि अब मुल्क के अंदर जो अब हालात, इस पोलराइजेशन, इस जहर आलूद माशरे के अंदर जो जहर फैल चुका है, उसको खत्म करने के लिए एक हीलिंग प्रोसेस की जरूरत है। देखिए, और सिर्फ शाज़िब भाई ये बातें नहीं है कि हमने इस मुल्क की अशराफिया ने अपने झगड़े कैसे खत्म करने हैं। आज मुल्क को और भी बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। हमें बलूचिस्तान के अंदर भी एक हीलिंग प्रोसेस शुरू करना है, हमें खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जैसा बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने मौजूद है, हमें उसके लिए भी कोई ना कोई हल तलाश करना है, हमें मईशत के लिए कोई हल तलाश करना है। और ये सब चीजें तभी मुमकिन हो सकेंगी जब इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा। ये बहरान दर बहरान तो हमेशा आपको एक ऐसी सूरत हाल से दो चार रखेगा कि जिसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा और कीमत सारी की सारी लोग अदा करते रहेंगे। तो इट हैज टू कम टू एन एंड एट सम पॉइंट इन टाइम। और मेरे ख्याल से माशरे के अंदर भी ये एक आवाज है और तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स इस बात को समझते हैं कि बस बहुत हो चुका और अब कुछ ना कुछ रूल्स ऑफ द गेम बैठ के तय होने चाहिए। बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली तेज़ी से बहुत बड़ा और इंतहाई संगीन मसला बनती जा रही है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले सालों में मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में मज़ीद तबाही ला सकती है और हालात
आज से ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। हालिया मानसून सीज़न के दौरान ही खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर पिघलने से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो रहा है। और अब भारत की जानिब से दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में पानी छोड़ने से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। तीनों दरियाओं में पानी की मिकदार में इजाफा और बहाव तेज़ हो रहा है और अगले 48 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा जाहिर किया जा रहा है। जबकि आज सियालकोट में बारिश का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले आज कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट इनाम हैदर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुल्क में हालिया मानसून के 7 स्पेल गुजर चुके हैं। मुल्क में मानसून का 8वां स्पेल 2 से 11 सितंबर तक रहेगा। भारत ने पानी के बहाव की अब तक जो रिपोर्ट दी वो सब दुरुस्त थी। चेयरमैन एनडीएमए के मुताबिक इस साल अभी तक बारिशों में 800 मौत हुई और 1100 अफराद जख्मी हुए। चेयरमैन एनडीएमए ने यह भी बताया कि अगर 2 डिग्री दर्जा हरारत बढ़ा तो 52 साल में 65% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इसके बाद ये इलाका खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। भारत ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान से 3 मरतबा सिफारती चैनल के जरिए रब्ता किया और दरियाओं पर सैलाबी सूरत हाल की पेशगी इतला दी थी और साथ ही दरियाओं पर बड़ी मिकदार में पानी छोड़ दिया था। और ये पाकिस्तान के वो दरिया हैं जो ज़्यादातर खुश्क साली का शिकार रहते हैं। वहाँ अब शदीद तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने आइंदा 48 घंटों के दौरान दरिया सतलज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया है। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। आज दिन में इस मकाम से 1,41,755 क्यूसिक पानी गुजर रहा था, जो चंद ही घंटों में बढ़कर 1,74,062 क्यूसिक तक पहुंच गया। जियो न्यूज़ के मुताबिक मुल्तान में भी दरिया सतलज और इससे मुल्हका इलाकों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने तहसील जलालपुर पीरवाला समेत दरियाई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। इंतज़ामिया ने इलाका मकीनों की नकल मकानी शुरू कर दी है। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बड़े दर्जे के सैलाब का फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है, ताहम इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसी तरह फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक भारत की तरफ से मज़ीद पानी छोड़े जाने की सूरत में अगले 48 घंटों में दरियाए रावी और दरियाए चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। सियालकोट में दरियाए चनाब में पानी की सतह बढ़ रही है। साथ ही शहर में आज मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश का पानी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक में दाखिल हो गया है। डीसी सियालकोट के मुताबिक सियालकोट में 355 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर में बारिश का 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमर एजाज। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिर शेरवानी इस वक्त लाहौर में दरिया रावी के किनारे पर मौजूद हैं, जबकि कसूर से दरिया सतलज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलीमुर रहमान मौजूद हैं। पहले जाहिर शेरवानी से बात करते हैं। जाहिर, इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है? आदिल साहब, इस वक्त हम यहाँ पर दरिया रावी के किनारे पर मौजूद हैं। रावी रोड, जो कि रावी का मेन ब्रिज भी ये नज़र आ रहा है और ये लाहौर की खारजी और दाखिली रास्ता भी है। पिंडी की तरफ से, गुजरां वाले की तरफ से लोग यहीं से आते हैं। दरिया रावी को यहाँ से पार किया जाता है। यहाँ पर इस वक्त जो दरिया की सूरत हाल है वो डीसी लाहौर के मुताबिक इस वक्त जो पानी की यहाँ पर जो मिकदार है ये 51,000 क्यूसिक पानी इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। इस वक्त रावी में निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन अभी यहाँ पर जो जितने भी इंतजाम हैं, जितने यहाँ पर लोग अंदर जो दरिया के अंदर मौजूद थे उनको यहाँ से महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। उनके जानवरों को भी यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। इंतजामिया की तरफ से, PTM पंजाब की तरफ से बाकायदा तौर पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसकी वजह से अभी कुछ देर पहले यहाँ पे DC लाहौर भी मौजूद थे, PDMA पंजाब के जो DG हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और सेक्रेटरी रेस्क्यू 112 के जो सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे अपनी टीम के साथ। और जैसा कि अभी अलर्ट जारी हो चुका है कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब तो है 48 घंटों में, तो उसके पेश नज़र यहाँ की जो इंतजामिया वो इंतहाई अलर्ट नज़र आ रही है। मसाजिद में ऐलान करवाए गए हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर जो हैं उनका कहना था कि हमने अब तक 27,500 से ज़्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। 14,000 बोट्स जो उनकी हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। इसके परली तरफ जो था वहाँ पर दरिया जो तकरीबन खुश था, लोगों ने अपने जानवर रखे हुए थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन अब वहाँ भी पानी आ चुका है और बहुत अरसे के बाद रावी को इस पोजीशन में देखा जा रहा है कि ये किनारों तक, दोनों किनारों तक जो है ये पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है। सलीमुर रहमान, आप बताइएगा इस वक्त कसूर में क्या सूरत हाल है? शज़ैब, आज हंगामी सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और इस वक्त तकरीबन 1,90,000 क्यूसिक जो पानी का रेल है वो गंडा सिंह बेल्ट से गुजर रहा है और तकरीबन 75 विलेजेस हैं जो इसके घेरे में हैं और तकरीबन 7,000 के अफराद के करीब जो हैं इन लोगों ने जो है वैक्यूएट किया है, लोगों
मवेशियों को अभी तक जो फंसे हुए हैं उनको भी लाया जा रहा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंडिया ने जिस हद तक पानी छोड़ा है वो बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसको कंट्रोल जो है वो ग्रेजुअली किया जा रहा है और उसमें कुछ वक्त लगेगा। पूरी की पूरी जो आवाम को आगाही देने में 3 रिलीफ कैंप भी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने तौर पे स्टैंड बाई कर दिए हैं ताकि लोग महफूज जगह पर बिठाए जा सकें। और पिछले 3 दिन से हाई अलर्ट वार्निंग जो है जिला इंतजामिया ने दी है और डीसी कसूर इमरान अली खड़े हैं। जी यही है या तो इसमें मजीद है? जी बिल्कुल, इस तरह तकरीबन 1.5 माह से ऊपर 144 नाफिज कर दिए वाटर बॉडीज के करीब जाने पे। फिर 1 अगस्त से हमने मसाजिद में तमाम एरियाज में इन 72 विलेजेस में ऐलानात कराए। अब पिछले 1 हफ्ते से इनखला के ऐलानात हुए और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी तमाम मसाजिद में ऐलान हो रहा है कि कोई बंदा वहाँ पर ना रह जाए जहाँ पर पानी चढ़ चुका है। सियालकोट में इस वक्त क्या सूरत हाल है? उमर एजाज हमारे साथ मौजूद। उमर बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बारिशों ने बहुत तबाही मचाई है। बिल्कुल, ये 11 साल रिकॉर्ड टूटा है। बहुत ही बदतर सूरत हाल है इस वक्त पूरे जिला भर में, सिर्फ शहर सियालकोट में नहीं पूरे जिले में एक जैसी सूरत हाल है। अगर हम बारिशों की बात करें तो 355 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अभी कोई तकरीबन 15 मिनट के वक्फा हुआ है बारिश का। पिछले 24 घंटों में मुसलसल मूसलाधार बारिश जो है वो बरसती रही है, जिसकी वजह से हमारे शहर के बेशतर जो पोश इलाके हैं वो इस वक्त डूबे हुए हैं। 5-5 फीट पानी भी है, 4 फीट पानी भी है कई इलाकों में। तो इसमें इस सारी सूरत हाल में, इस डिजास्टर में हर चीज जो है वो स्टक होकर रह गई है। ना एक इलाके से दूसरे इलाके तक रसाई भी जो है वो मुमकिन नहीं है। सड़कों पर जो है वो गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं जो दरियाओं की सूरत हाल और जो बरसाती नाले हैं वहां पर भी काफी जो है वो सूरत हाल जो है वो काफी खराब है। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं इस नाला डे के हवाले से 2014 में जो सैलाब आया था तब नाला डे की जो पानी की सतह रिकॉर्ड की गई थी वो 75,000 क्यूसिक थी। अब जो इस आज की जो सूरत हाल है मौजूदा, अब ये 70,000 क्यूसिक से भी तजावज कर चुका है, जिसकी वजह से उस इलाके उससे मुलिका जो जितने भी दर्जनों देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। दर्जनों देहातों का जो जमीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। शहर से इंतजामिया की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। जबकि दरिया चनाब की बात की जाए तो दरिया चनाब में भी 4,63,000 क्यूसिक पानी की सतह जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है। बहुत शुक्रिया थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक अहम खबर है, एक क्राइसिस पैदा हो रहा है पाकिस्तान में, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान का पावर और गैस सेक्टर एक मसले से निकलने की कोशिश करता है और निकल नहीं पाता है कि एक और मसला सामने आ जाता है। 10-15 साल पहले ये बहस हो रही थी कि पाकिस्तान में बिजली नहीं है, लोड शेडिंग 12-12 घंटे से ज़्यादा है, गैस के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं और मुल्क को आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा। और आज बहस ये है कि बिजली डिमांड से ज़्यादा है, LNG डिमांड से ज़्यादा है, मगर लोड शेडिंग फिर भी है। 2013 में नून लीग की हुकूमत आई, पावर प्लांट्स लगाए, LNG के टर्मिनल्स लगाए, कतर, ENI और गनवर से LNG खरीदने के तवील मुद्दती मुआहदे किए, मगर फिर सवाल ये था कि मज़ीद LNG टर्मिनल लगाए जाएं क्योंकि पाकिस्तान में गैस तेज़ी से कम हो रही है। फिर PTI की हुकूमत आई और उन्होंने कतर के साथ एक और LNG खरीदने का तवील मुद्दती मुआहदा किया, प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए मज़ीद LNG टर्मिनल लगाने के दावे भी किए। यानी सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान में गैस की कमी की वजह से बैनुल-अक़वामी स्पॉट मार्केट से इंतहाई महंगी LNG खरीदनी पड़ रही थी। नून लीग की हुकूमत ने कतर से 13.3% के रेट पर माहाना 5 कार्गोज खरीदने का मुआहदा किया, तो PTI ने 10.2% के रेट पर माहाना मज़ीद 4 कार्गोज खरीदने का मुआहदा किया। और इस वक्त पाकिस्तान कतर से माहाना 9 यानी सालाना 108 कार्गोज खरीदने का पाबंद है। मगर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक इस वक्त कतर में है और ख़बरों के मुताबिक वो कतर को इस बात पर राज़ी करने गए हैं कि पाकिस्तान में LNG की डिमांड कम हो गई है, इसलिए पाकिस्तान मुआहदे के मुताबिक माहाना 9 LNG कार्गोज नहीं खरीद सकता। द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक पाकिस्तान कतर से 2025 से 2031 तक 177 कार्गोज को डिफ़र करना चाहता है, जिसकी मालियत तकरीबन $5.6 अरब होगी। तवील मुद्दती मुआहदों के तहत पाकिस्तान सालाना 120 LNG कार्गोज खरीदता है, जिसमें से 108 कार्गोज कतर और 12 कार्गोज इटालियन कंपनी ENI फराहम करती है। एक ऑफिशियल ने बताया
कि इस माली साल में पहले ही 5 कतरी LNG कार्गोज की डिलीवरी 2026 तक मौखर कर दी गई है। ऑफिशियल ने मजीद बताया कि मुआहदे के मुताबिक अगर पाकिस्तान कतर से कार्गो डाइवर्ट करके उसे बैनुल-अक़वामी मार्केट में बेचने का कहता है, तो अगर उस पर मुनाफा हुआ, यानी मार्केट रेट पाकिस्तान से तय करदा रेट से ऊपर हुआ, तो वो मुनाफा पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, और अगर नुकसान हुआ तो पाकिस्तान भरेगा। डील के मुताबिक इस वक्त पावर सेक्टर 800 MMCFD के बजाय 510 MMCFD LNG खरीद रहा है, जबकि एक्सपोर्ट सेक्टर भी 350 MMCFD के बजाय सिर्फ 100 MMCFD LNG खरीद रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए कीमत बढ़ाकर 3,500 रुपये फी MMBTU कर दी गई है और 5% की ऑफ ग्रिड लेवी भी लगा दी गई है। जबकि मुश्ताक घुमन की खबर के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी को बताया है कि SNGPL के मुताबिक जो पावर प्लांट्स LNG पर चलते हैं, उनकी तरफ से LNG की डिमांड में बड़ी कमी आई है। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर टैरिफ बढ़ाने और ऑफ ग्रिड लेवी लगाने से भी LNG की डिमांड में कमी आई है। और इस वक्त मसला ये है कि तवील मुद्दती मुआहदों से आने वाली LNG अगर पाकिस्तान नहीं खरीदेगा तो उसे जुर्माना अदा करना पड़ेगा, क्योंकि LNG के तवील मुद्दती मुआहदे टेक और पे की बुनियाद पर किए गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंपोर्टेड LNG इस्तेमाल कर रहा है और अपनी लोकल गैस प्रोडक्शन को कम करने पर मजबूर है। और इस वजह से ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनियों ने इस खदशे का इजहार किया है कि अगर लोकल ऑयल एंड गैस फील्ड से प्रोडक्शन को कम किया जाएगा तो इस मुल्क की लोकल फील्ड्स को नुकसान पहुंचने का खतरा है। इसके अलावा बिजली की डिमांड में कमी की वजह से तवील मुद्दती मुआहदों के तहत आने वाली LNG को यूटिलाइज करने के लिए मेरिट ऑर्डर भी डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, जिससे महंगी बिजली बन रही है और इसकी कीमत सारिफिन को अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में मेरिट ऑर्डर में सस्ती बिजली पहले पानी से, फिर न्यूक्लियर, फिर लोकल कोयले, फिर विंड और फिर सोलर से पैदा की जाती है। मगर इस वक्त सूरत हाल यह है कि लोकल कोयले से 8 से 12 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा करने के बजाय इंपोर्टेड LNG से महंगी बिजली पैदा करनी पड़ रही है, यानी मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी की जा रही है। और इस सारी सूरत हाल में इस जुलाई में 7 साल की सबसे कम बिजली की खपत हुई है, यानी जुलाई 2018 के बाद सबसे कम खपत, और गुज़िश्ता साल जुलाई से 5% कम। शहबाज राना की खबर के मुताबिक कतर से 2016 और 2021 में की गई डील में ये शक मौजूद है कि 10 साल बाद दोनों ममालिक डील पर दोबारा मुज़ाकरात कर सकते हैं और मामला तय ना पाने की सूरत में 11 साल बाद यानी 2027 में मुआहदा ख़त्म कर सकते हैं, जबकि 2021 में की गई डील में भी 2026 में रिव्यू करने की शिक मौजूद है। और अगर इन डील्स पर दोबारा मुज़ाकरात नहीं किए जाते या उन्हें ख़त्म नहीं किया जाता तो फिर ये डील्स 2031 में ख़त्म होंगी। ये सूरत हाल नज़र आ रही है। और इस सारी सूरत हाल में दुनिया पाकिस्तान में सोलर रेवोल्यूशन के हवाले से लिख रही है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस भी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए गए, यानी हुकूमत महंगी बिजली बेच रही है और सोलर पैनल्स पर गुज़िश्ता बरसों में ड्यूटीज़ और टैक्सेस ख़त्म किए गए और दुनिया में सोलर पैनल्स की कीमतें गिरी तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स दरामद किए गए। और अब एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में घरों में लगे सोलर पैनल से पैदा हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमत सरप्लस बिजली नहीं बेच पा रही है। कैपेसिटी पेमेंट का फिन को अदा करना पड़ेगा और इस साइकिल में पाकिस्तान का पावर एंड गैस सेक्टर फंस गया है। जुलाई के महीने में बिजली की खपत में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 5% कमी सवाल उठा रही है कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में जो हालिया कमी की, उससे भी बिजली की खपत में तवक्कात के मुताबिक इजाफा नहीं हुआ है। सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब, ये मामला, ये बहस बिल्कुल उलट गई है। 4 से 5 साल पहले बहस ये थी कि पाकिस्तान में मज़ीद LNG के टर्मिनल्स लगें, पाकिस्तान में तवील मुद्दती हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी इंडस्ट्री को, तो मुआहदे हों। PTI ने किए, उससे पहले आपने किए। अब सूरत हाल ये है कि हमें जाके कतर से कहना पड़ रहा है कि जी हम नहीं ले सकते। ये कैसे यहाँ फंस गए? देखिए, जो 2022 में जब IMF से आपने ये रिव्यू करवाया था और वापस IMF को लेकर आए थे, तो IMF ने इंसिस्ट किया था कि आप बिजली महंगी करें, तो आपने बिजली महंगी करना शुरू करी। ये 2021-20 से ये सफ़र चल रहा है महंगी करने का। जैसे रुपया डिवैल्यू, आपने बिजली महंगी करी। फिर उसके बाद आपने बिजली महंगी करी, साथ साथ आप क्रॉस सब्सिडी करते रहे, तो मिडिल क्लास लोगों को आप काफ़ी चार्ज करते रहे, तो आपकी एवरेज प्राइस जो हो गई वो 500 यूनिट लेने वाले के ऊपर 40-45 रुपये हो गई। अगर वो 40-45 रुपए की जगह अपने घर पे 500-600 यूनिट जो लेता है उसको घर में रह रहा होता है, तो वो अपने घर पे अगर सोलर लेके आता है तो उसको 12-13 रुपए का पड़ता था। यहाँ पे आपने ना ड्यूटी रखी थी ना सेल टैक्स रखा, तो धड़ाधड़ सोलर आ गया। हुकूमत को भी अंदाज़ा नहीं था कि 22,000 मेगावाट सोलर 2 सालों में आया है। इस 22,000 मेगावाट से 4,500 मेगावाट कंटिन्यूसली, एवरेज पे कंटिन्यूसली पर आवर बन रहा है। ये 4,500 मेगावाट 8 कार्गोज़ के बराबर होता है LNG के।
तो आपने इतनी बिजली तो एडिशनल बना दी, आपको उसका पता ही नहीं चला, और आपकी खुद स्ट्रैटेजी ये थी कि आप महंगी बिजली बेचें मिडिल क्लास और अमीर लोगों को, वो शिफ्ट हो गए, आपके पास वो गरीब लोग रह गए जो 200 यूनिट से कम लेते हैं, जिनको आप सब्सिडाइज़ कर रहे थे। तो एक तो ये बिजली में मसला हो गया। उसके बाद जब आपको समझ आई कि यार ये बिजली जो हमारी इतनी बिक नहीं रही, तो आपने कहा अच्छा यूँ करते हैं, बिजली को फोर्स करने के लिए हम गैस महंगी करते थे, तो आपने हर तरीके से गैस महंगी करी, हर डोमेस्टिक महंगी करी, इंडस्ट्रियल महंगी करी, लेकिन बिलखुसूस आपने कैप्टिव एनर्जी को महंगा करा कुछ महीनों पहले। ये भी IMF के कहने पे हमारी केयर टेकर हुकूमत ने साइन करके दिया था और फिर इस हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किया। अब जब आपने गैस महंगी कर दी तो आप तो ये चाह रहे थे कि गैस कम ले, 3500 रुपये आपने उस LNG का करा जो आपको यहाँ पर 2200 रुपये में कराची एयरपोर्ट पे पहुंचती है। 2200 रुपये में उसको आप 3500 की बेच रहे हैं, जो सब कुछ कर ले तो आपको ओगरा बोलती है कि वो SSGC के अंदर आप $10 $11 की बेचें, यानी कि 2800 3000 रुपये की बेचें, उसको आपने 3500 रुपये करा, फिर उसके ऊपर आपने 700 रुपये लेवी डाली, 4200 रुपये करा। तो आप ये चाह रहे थे और आपने कहा है अलल ऐलान कि हम चाह रहे हैं लोग गैस कम इस्तेमाल करें, तो इंडस्ट्री ग्रिड पे शिफ्ट हो। तो पहली वाली चीज़ तो हो गई, आधी पॉलिसी हुकूमत की कामयाब हो गई कि लोग गैस छोड़ चुके हैं क्योंकि बहुत महंगी हो गई। लेकिन दूसरी बात, और वो काफ़ी लोगों ने हमने कही भी थी ये बात, कि देखो लोग बिजली पे नहीं जाएंगे क्योंकि बिजली बहुत महंगी है हुकूमत की। आपका आज के दिन अगर आप सोलर लगाएं तो 17 रुपये के अंदर आपको सोलर लग जाता है। आज के दिन अगर आप कराची के अंदर, क्योंकि यहाँ विंड अच्छी होती है, विंड लगाएं तो आपको 12 13 या 14 रुपए के अंदर विंड पड़ता है, डिपेंड ऑन कहाँ लगते हैं। आज के दिन आप बायोमास लगाएं तो कराची में लगाएं या पंजाब में लगाएं, लाहौर वगैरह के अंदर आपको 24-25 रुपए में बिजली मिल सकती है। और आप गैस को अगर बॉयलर से चलाना है तो लोग बायोमास से चलाते हैं। तो ये हुआ ये है कि लोगों ने बिजली भी छोड़ दी है हुकूमत की और गैस लेना भी छोड़ दी है, क्योंकि आपने कीमतें बढ़ा के रखी हैं। तो ये हो रहा है, आप देख लीजिए। नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके ऑल्टरनेट पर चले गए आप कह रहे हैं, इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज हैं, चले गई है। आपने फोर्स किया है ना, देखें आपने फोर्स किया। आपने एक तरफ तो आपने सोलर की इजाज़त दे दी कि सोलर लेकर आ रहे हैं, हुकूमत सब्सिडाइज लोन दे रही थी। दूसरी तरफ आपने बिजली इतनी महंगी कर दी, अब 45 रुपए की बिजली, 50 रुपए की बिजली, 40 रुपए की बिजली आप क्रॉस सब्सिडी कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को बोल रहे हैं कि तुम क्रॉस सब्सिडी दो, तो लोग सस्ती जगह पे चले गए। उसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। ये तो एक्चुअली आपकी पॉलिसी थी, आपने गैस महंगी कर दी, लोगों ने कहा ठीक है हम गैस नहीं लेते। देखें आपके पास CNG था, पूरे पाकिस्तान में CNG चलता था। हमारे पास जब गैस की शॉर्टेज हुई हमने ख़त्म कर दी। हम आज CNG भी रिवाइव नहीं कर सकते। ये कोशिश कर सकते थे हम कि लास्ट ईयर अगर CNG रिवाइव कर देते, वो पंजाब के अंदर तो एक एसोसिएशन बहुत अरसे से चाह रही थी कि CNG खरीद ले, CNG रिवाइव कर लेते तो आज पेट्रोल में जो आप डॉलर दे रहे हैं गाड़ियों के अंदर, वो आपका बच जाता और थोड़ा CNG चल जाता। वो भी नहीं हुए। आज भी इस मुल्क के अंदर टनों LPG बिकती है, हज़ारों टन LPG बिकती है। LPG $16 पर MMBTU है। LPG महंगी तरीन LNG से भी महंगी है, और वो गरीब तरीन आदमी लेता जो LPG खरीद रहा है। तो ये नहीं है, ये इनको सही बेचा नहीं है। आई थिंक पॉलिसीज़ के अंदर कुछ सकम है। आप देखें कि जो वेरिएबल कॉस्ट है बिजली की, वो 8 रुपये आई है हुकूमत को जुलाई में। जब आप फरमा रहे हैं कि जुलाई में 18 से सबसे कम बिजली बनी है, उस वक्त भी रिप्रेस थी डिमांड, उस वक्त पूरी बिजली नहीं मिल रही थी। तो आज आप देखें कि कितनी बिजली जो है वो शॉर्टेज हो गई है। ठीक है, मैं समझता हूँ मईशत नहीं चली है, समझता हूँ मैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम है, मगर इसके अलावा ये पॉलिसीज़ के अंदर भी एक सुकुम है कि जिसके तहत लोग जो है वो हमारी ग्रिड की बिजली छोड़कर अपने सोलर पर जा रहे हैं, अपने अगर इंडस्ट्री है तो विंड पे जा रही है और बायोमास पे जा रही है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम कतर से जाके अब मुज़ाकरात कर रहे हैं कि कतर मान जाए तो ठीक है, ना माने तो 2026 में जो डील है क्या वो ख़त्म कर दें, या कुछ और सॉल्यूशन है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ाई जा सकती है? देखिए पहले तो ये हुकूमत के जाना आई थिंक ठीक है, कतर से बात करनी चाहिए कि देखो यार अगले साल हम छोड़ ही देंगे सब कुछ, तो तुम बचा लो और इसके अंदर हमको कुछ ब्रेक दे दो। हो सकता है कतर मान जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान टू ट्राई टू री निगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डन। बट एनीवे अगले साल तो कर सकते हैं, अगले साल तो कर सकते, तो अभी से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अली परवेज़ साहब समझदार आदमी हैं, वो अच्छी तरह बात करेंगे। जो दूसरी जो एंड है ना कि हमको ऑब्वियसली चाहिए कि इस मुल्क में ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो, ज़्यादा सनत चलें, ज़्यादा कारोबार चले। इसके लिए हमको ये करना चाहिए कि हम बिजली उसी तरह बेच रहे हैं आज जिस तरह हम बेच रहे थे जब हमारे पास 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी थी। वही कि 100 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर ले लोगे तो पूरा रेट बढ़ जाएगा, 200 से ऊपर ले लोगे तो एक रेट पूरा बढ़ जाएगा। हमको वो ब्रैकेट्स को 100 की जगह 200 कर देना चाहिए, 200 की जगह 400 कर देना चाहिए। थोड़ी सी उनको वेरिएबल कॉस्ट तक ले जाएं। 8 रुपये तो वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसके ऊपर अगर कोई दे रहा हो गरीब आदमी तो उसको ज़्यादा बिजली दें। आज भी आप देखें कि लोग अपना फ्रिज बंद करते हैं घरों में घंटों,
लोग घर पे इस्त्री नहीं करते, बाहर करवाते हैं क्योंकि 100 यूनिट के ऊपर या 200 यूनिट के ऊपर ना चले जाएं। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि 80% ऑफ योर बिजली सोल्ड 80% ऑफ द कंज्यूमर्स, मोर देन 80%, और 70% से ज़्यादा बिजली जो पाकिस्तान में ग्रिड में बेचती है वो 200 यूनिट से कम लोगों को बिकती है। 70% बिजली उनको बिकती है। तो आप जो बेसिकली ना गरीब तरीन लोगों को बिजली बेच रहे हैं, अमीर लोग तो छोड़ के चले गए हैं आपके ग्रिड। यानी जो सोलर पर शिफ्टिंग हुई है वो मेजर हुई है, ज़्यादा जो बिजली कंज्यूम करते हैं, जिनको कोशिश की जाती थी कि हुकूमत क्रॉस सब्सिडाइज़ कर दे अगर वो 100 यूनिट तक वो दे, अब मसला डबल हो गया है कि वो लोग सोलर पर चले गए और जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं 200 यूनिट तक वो डरते हैं कि 1 यूनिट और ऊपर ना हो जाए तो वो भी बिजली की कम खपत करे। तो हुकूमत कोई ऐसे इकदाम करे कि वो लोग भी सोलर पर ना जाएं, क्या करे? देखिए आपकी लास्ट ईयर आपकी 34 रुपए की बिजली थी टोटल, जिसके अंदर वो सारे के सारा वो शामिल था, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 18 रुपए की थी। जिस चीज़ की वेरिएबल कॉस्ट 18 रुपए की है उस पर हुकूमत 1000 अरब रुपए तक सब्सिडी देती है, 1000 अरब रुपया खुद खाए हुकूमत, और ये 18 रुपए की जगह आप बहुत तो 22-23 रुपए की एवरेज बिजली बेचें। आप क्रॉस सब्सिडी कम कर दें। आप मिडिल क्लास लोगों को देखें, 300-400 यूनिट वाले जो होते हैं ना, मिडिल क्लास लोग ही होते हैं, 500 यूनिट वाले, आप उनको फोर्स कर रहे हैं। मतलब आप देखें कि किन किन लोगों ने कितने छोटे छोटे सोलर्स लिए हुए हैं, आप उन लोगों को फोर्स कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि आप इकोनॉमिक लोड शेडिंग करते हैं। गरीब एरिया में जहाँ पे आपको बिजली के बिल 100% नहीं आते, उधर आप लोड शेड करते हैं। उधर लोड शेड करते हैं तो अब लोगों ने एक पंखा चलाने के छोटे छोटे सोलर पैनल्स रख लिए हैं। आपको बेहतर ये होता है कि आप उसकी मैनेजमेंट सही करें, गवर्नेंस सही करें, ताकि लोग बिल दें, आपको बाकी मोहल्ले को पूरे को एक गुनाहगार की वजह से सज़ा ना देनी पड़े। लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे। इसका सलूशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, निचकारी है और हुकूमत निकल जाए। देखिए, ये अपने पैसे किसी के नहीं लगे होते। क्योंकि अपने पैसे नहीं लगे होते तो ये सियासी तौर पर फैसले होते हैं कि यार बिजली लगा दो, सोलर लगा दो, सोलर के ऊपर ड्यूटी कम कर दो, ये ख़रीद लो, वो ख़रीद लो। किसी की जेब में पैसे नहीं जा रहे तो दिल में दर्द नहीं है। इसको प्राइवेटाइज़ कर दें, हुकूमत इस काम से निकल जाए तो मेरे ख्याल से बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया। मैं इसमाइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और आम खबर है, उसमें तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जा रही है। जहाँ एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे ने गज़ा में बाज़ाब्ता तौर पर कहत का ऐलान कर दिया है और मज़ीद 3 फ़लस्तीनी भूख की वजह से दम तोड़ गए हैं, तो दूसरी तरफ गज़ा भर में इसराइली हमले मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और इन हमलों में ज़्यादातर गुंजान आबाद रिहायशी इलाकों में सिविलियंस के साथ साथ अस्पतालों और सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। कल एक डबल टैप हमले में इसराइली फोर्सेस ने खान यूनुस के नसर अस्पताल में मौजूद फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को निशाना बनाया और 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों, रेस्क्यू वर्कर्स समेत 21 अफराद को शहीद कर डाला। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सहाफ़ियों पर हमले को गलत करार देकर आलमी तनकीद से बचने की कोशिश की, लेकिन इस हमले के सामने आने वाले दिलखराश मनाजिर से ना सिर्फ ये साफ जाहिर होता है बल्कि साबित भी होता है कि ये कोई गलती नहीं, बल्कि इसराइल गज़ा में अस्पतालों और सहाफ़ियों को मुनज़्ज़म और दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। मुतासरीन नसर अस्पताल की 4थी मंजिल पर इसराइल के एक डबल टैप हमले का निशाना बने, जिसमें पहले एक मिसाइल मारा गया और फिर चंद लम्हों बाद दूसरा मिसाइल रेस्क्यू वर्कर्स के पहुंचने के बाद मारा गया। पहले हमले में अस्पताल की बालाई मंजिल पर मौजूद फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया, जिसमें रॉयटर्स के फ़ोटो जर्नलिस्ट हुस्साम अल मसरी समेत कई सहाफ़ी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हमले के वक्त रॉयटर्स के हुस्साम अल मसरी अस्पताल के बाहर के मनाजिर लाइव नशर कर रहे थे और फिर इस हमले के चंद मिनट बाद जब रेस्क्यू एहलकार और दीगर सहाफ़ी ज़ख्मियों की मदद के लिए जाए वक़ुआ पर पहुँचे ही थे तो इसराइली फ़ौज ने इसी मकाम पर एक और बॉम्ब गिरा दिया, जिससे मज़ीद जानी नुकसान हुआ, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पूरी कार्रवाई की मुतादिद वीडियोज़ मंजर आम पर आई हैं जो इसराइल की बिला इश्तियाल जारियत को बेनकाब करती हैं। पहली वीडियो जो अस्पताल के अंदर एक सहाफ़ी ने बनाई, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस्क्यू वर्कर्स और सहाफ़ी अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक दूसरा धमाका होता है और धुएँ और गर्द के बादल छा जाते हैं और मंजर धुंधला जाता है। दूसरे हमले के मनाजिर अस्पताल के बाहर से एक फ़लस्तीनी चैनल की लाइव नशरियात में महफूज हो गए, जहां पहले हमले के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया जा रहा था। रेस्क्यू वर्कर ज़ख्मी और लाशों को मुंतकिल कर रहे थे और सहाफ़ी तस्वीर ले रहे थे कि अचानक दूसरा धमाका हो जाता है, जिसकी जद में रेस्क्यू एहलकार और बाकी सहाफ़ी आ जाते हैं। हमले में मजबूरी तौर पर 5 सहाफ़ी और रेस्क्यू वर्कर समेत 21 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि कई अफराद ज़ख्मी हैं। शहीद होने वाले सहाफ़ियों में अल जज़ीरा के फोटोग्राफ़र मोहम्मद सलामा, रॉयटर्स के फ़ोटो जर्नलिस्ट हुस्साम अल मसरी,
अमरीकी नशरियाती इदारे NBC न्यूज़ से मुंसलिक सहाफ़ी मुआज़ अबू तलहा, गज़ा के अल-कुद्स फीड नेटवर्क और मिडिल ईस्ट आई के लिए काम करने वाले मोहम्मद अबू अजीज़ और एसोसिएटेड प्रेस और इंडिपेंडेंट अरबी जैसे इदारों से मुंसलिक फ्रीलांस सहाफ़ी मरियम अबू दका शामिल हैं। इसके अलावा रॉयटर्स के एक और फोटो जर्नलिस्ट हातिम खालिद हमले में ज़ख्मी हो गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इस हमले के बाद गज़ा में 7 अक्टूबर 2023 के बाद मरने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की तादाद कम से कम 274 हो गई है। वाज़ेह रहे कि हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही इसराइली फोर्सेस ने गज़ा सिटी के अल शिफा अस्पताल में हमला करके 4 सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया था, जिनमें अल जज़ीरा से मुंसलिक मारूफ फ़लस्तीनी सहाफ़ी अनस शरीफ शामिल थे। मगर इसराइल की जानिब से मुसलसल निशाना बनाए जाने के बावजूद फ़लस्तीनी सहाफ़ी गुज़िश्ता 2 सालों से गज़ा की असल हकीकत दुनिया के सामने ला रहे हैं, क्योंकि इसराइल बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को गज़ा के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता। अल जज़ीरा के मुताबिक हमले में शहीद होने वाले सहाफ़ी मोहम्मद सलामा अपनी साथी फ़लस्तीनी सहाफ़ी हाला असफोर के साथ शादी की तैयारी कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि जंगबंदी के बाद अपनी शादी की खुशियाँ मनाएंगे, जबकि एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करने वाली फ्रीलांस सहाफ़ी मरियम अबू दका इब्तिदा से ही गज़ा जंग को रिपोर्ट कर रही थी और उनका एक 12 साल का बेटा भी है, जिसे जंग के इब्तिदाई दिनों में गज़ा से निकाल लिया गया था। मरियम अबू दका की शहादत के बाद उनका एक ख़त सामने आया है जो उन्होंने अपने बेटे के नाम लिखा है। यह ख़त उनके साथ जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इस ख़त में मरियम अबू दका ने लिखा है कि गैस, तुम अपनी माँ का दिल और उसकी रूह हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए रोने के बजाय मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं खुश रह सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जान तुम मुझे फ़ख्र महसूस कराओ, कामयाब हो, आगे बढ़ो, मजबूत बनो और एक काबिल बिजनेसमैन बनो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे प्यारे मुझे कभी ना भूलो। मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने, सुकून देने और हर चीज़ फराहम करने की कोशिश की। जब तुम बड़े हो जाओ, शादी करो और जब तुम्हारी बेटी पैदा हो तो उसका नाम मेरे नाम पर मरियम रखना। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा दिल हो, मेरा सहारा हो, मेरी जान हो और मेरे वो बेटे हो जो हमेशा अपनी अच्छी शोहरत से मुझे खुशी और फ़ख्र देता है। मैं तुम्हें गैस, मेरी जान, तुम्हारी दुआओं के हवाले करती हूँ, दुआओं के हवाले करती हूँ, दुआओं के हवाले करती हूँ। तुम्हारी माँ मरियम। सहाफ़ियों पर होने वाले इस हमले के बाद इसराइल को आलमी बरादरी की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे अहम आलमी सहाफ़ती तंजीमों के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, कतर और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक ने इन हमलों की शदीद मज़म्मत की है। जबकि सख्त आलमी रद्द अमल के बाद इसराइली फ़ौज ने एक बयान में हमले के मक़ासिद को बयान किए बगैर दावा किया कि वो जानबूझकर सहाफ़ियों को निशाना नहीं बनाती और वो इस हमले की तहकीकात करेंगे। फिर इसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक्सपोज करते हुए इस हमले पर अफसोस का इज़हार किया, मगर कोई उनकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है और इसराइली फ़ौज के कंडक्ट पर सवालात उठ रहे हैं, मुसलसल उठ रहे हैं। दूसरी जानिब गज़ा में जंग के खात्मे के लिए इसराइली हुकूमत पर दबाव में मज़ीद इजाफा हो गया है और आज एक बार फिर इसराइल भर में बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, मगर इसके बावजूद इसराइली हुकूमत ने ताहाल जंगबंदी की नई तजवीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर हमास ने इत्तफाक कर लिया था। जबकि इस हवाले से आज इसराइल की सिक्योरिटी काबीना का अहम इजलास भी तय है, जिसमें मुआहदे और यरगमालियों की रिहाई पर बात मुतवक्के है। सारी सूरत हाल में आज इसराइल भर में बड़े पैमाने पर जंग के खात्मे के लिए एहतजाज हुआ है। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इसराइली अवाम ने एक बार फिर मुल्क गिर एहतजाज किया है, जिनमें यरगमालियों की रिहाई और गज़ा में जंग के खात्मे का मुतालबा किया गया और तल अबीब समेत मुख्तलिफ इसराइली इलाकों में मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी और गज़ा में कैद यरगमालियों की तस्वीर उठाकर जंग के खात्मे का मुतालबा किया। इसके अलावा इसराइली वक्त के मुताबिक आज शाम इसराइल की वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के बाहर एक बड़ी रैली भी मुतवक्के है, जिसमें हज़ारों अफराद की शिरकत का इम्कान। ऐसे में यह खबर भी सामने आ रही है कि इसराइल के आर्मी चीफ ने एक बार फिर नेतन्याहू को कहा है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए नए मुआहदे को कबूल कर लें, क्योंकि फौजी ऑपरेशन से यरगमालियों की जान को खतरा है। टाइम्स ऑफ स्पीक इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आयाल जामिर ने इतवार को कहा कि फ़ौज ने गज़ा में ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जो हमास के साथ यरगमालियों के मुआहदे के लिए साजगार है। जबकि खबरों के मुताबिक उन्होंने बंद कमरे में यह भी कहा कि इसराइली हुकूमत को मौजूदा पेशकश को कबूल कर लेना चाहिए। ताहम सीनियर इसराइली हुक्काम का कहना है कि मरहलावार रिहाई का वो फ्रेमवर्क जिसे हमास ने पिछले हफ्ते कबूल करने का दावा किया था, अब काबिल अमल नहीं रहा।
इसराइल के चैनल 13 न्यूज़ के मुताबिक अयाल जामिर ने हाइफा नेवल बेस के दौरे के मौके पर कहा कि एक मुआहिदा टेबल पर मौजूद है और ये सदर ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के फ्रेमवर्क का बेहतर वर्जन है। अब ये मामला नेतन्याहू के हाथ में है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल अयाल जामिर ने मजीद कहा कि अगर गजा सिटी पर कब्जा करने के लिए कार्रवाई की गई तो यरगमालियों की जानों को शदीद खतरा होगा। जबकि इसराइली फौज की जानिब से जारी किए गए सरकारी बयान के मुताबिक जनरल अयाल जामिर ने कहा है कि इसराइली फ़ौज ने गजा में हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई के अहदाफ हासिल कर लिए हैं और फौजी दबाव के नतीजे में यरगमालियों की रिहाई के लिए हालात पैदा कर दिए हैं। इसी तरह रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज सिक्योरिटी काबीना इजलास तलब करने वाले हैं, जिसमें गजा की सूरत हाल और यरगमालियों के मुआहदे से मुताल्लिक कोशिशों पर गौर किया जाएगा। आज की प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।